गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है दोष, धातु, मल, आश्रय, आश्रय संबंध। वात, पित्त, कफ। दोष हो गए, धातु हो गए अस्थि, रक्त और कफ में रस, मांस, मेद, मज्जा व शुक्र। मल में कोई भी नहीं होता है। दोष में जो वात दोष है और धातु अस्थि है उसमें कोई भी मल नहीं होता। पित्त में स्वेद होता है, कफ में पुरुष मूत्र होता है। सप्त धातुओं में प्राकृत शैव वृद्धि के लक्षण। 7 धातु हैं। 7 कौन कौन सी धातु होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस क्या है? प्राकृत कर्म वाला है। पीड़न, तुष्टि, तर्पण, रक्त तुष्टि, क्षय है। शब्द हृदय, हृदय पीड़ा, ग्लानि, क्लम, शून्यता, श्रम, तृष्णा, शोष, हृदय, रक्तादि धातु उपक्षय। ठीक है। वृद्धि लक्षण है अग्निमंद, प्रसेक, उत्सलित, आलस्य, गौरव, शैत्य, काश, श्वास, शैथिल्य, अति निद्रा लक्षण। रक्त है जीवन, वर्ण प्रसादन, मांस पुष्टि। क्षय है रक्तल्पता, त्वकृष्टा, पारिष्ट, त्वक स्फोटन, शिर शैथल्य, त्वक मलांतर, अग्निमंद, शिरकंप, भ्रम, तिमिर, बधिर, तृष्णा, पांडु, संज्ञाना, दौर्बल्य आदि। वृद्धि लक्षण है शिरपूर्णता, त्वक, नेत्र, रक्तमा, कुष्ठ, विसर्प, वात, रक्त, रक्तपित्त, कामला, वितरधि, प्रिय वृद्धि, मूर्छा आदि। मांस है शरीर पुष्टि, मेद पुष्टि, अस्थि, स्नायु, नाड़ी एवं सिरा की रक्षा। क्षय लक्षण है स्फीत, गंड, ओष्ठ, शिविन, वक्ष, ग्रीवा, कक्षा, उदर, शूल में शूषिता, उरु उदर में शून्यता, शरीर में रुक्षता, तोद, अंग थकावट, अधमनी अंग थकावट, धमनी शैथिल्य, संधि वेदना, संधि स्फूर्णन, नेत्र ग्लानि, भार, क्षय आदि। वृद्धि लक्षण है स्फीलन, गंड, ओष्ठ, शिविन, उरु, बाहु, जंघा आदि अंगों की स्थूलता, शरीर में गुरुता, अग्नि, मांद्य, मांस, अधिक मास, अबुर्द, अर्श, ओष्ठ, प्रकोप, मसलता आदि। मेद में है स्नेहन, स्वेदन, शरीर की दृढ़ता, माधुर्यता एवं अस्थि पुष्टि। प्लीहा, वृद्धि, संधि, शून्यता, रुक्षता, क्षय लक्षण है ये। ठीक है। मांस खाने की इच्छा, संधि स्फुरण, कृशता, ग्लानि, श्रम, उदर निवर्तन, प्राकृतिक कर्म का हृदयास। वृद्धि लक्षण है स्निग्धता, उदर पार्श्व शूलता, दुर्गंधता और शुद्र श्वास, मेत्र, सुवित्रता, अल्पायु, शुद्र आतुर, पिपास, निद्रा, अल्पता, मैथुन, अशक्ति, प्रमेय, अवुर्ध, वातरोक्त, अति शैथिल्य, अति स्वेद आदि। अस्थि है देह धारण, प्राकृतिक कर्म व लक्षण, देह धारण एवं मज्जा, तुष्टि, पुष्टि। ठीक है। लक्ष्य लक्षण है अस्थि शूल, संधि शूल, अस्थि शिथिल, केश, रोम, श्रमतु, रोमादि का गिरना व थकावट। वृद्धि लक्षण है अधे अस्थि, अधिदंत, केशवानक्त, अति दर्दी आदि। मज्जा में प्राकृतिक लक्षण है शरीर, स्नेहन, बल, समापन, शुक्र, पुष्टि, अस्थि पूरण आदि। क्षय लक्षण है अल्प शुक्रता, पर्व भेद, अस्थि छिद्रता, अस्थि निस्तोध, भ्रम, तिमिर, तम, वात, रोगा, प्रकृत कर्म, ल्यास आदि। वृद्धि लक्षण है सर्वांग व नेत्र में गौरव, तमो दर्शन, भ्रम, मूर्छा, अस्थि, पर्व व व्रण आदि उत्पत्ति। शुक्र है धैर्य, वन, प्रीति, दैव, हर्ष आदि एवं अस्थि तुष्टि। प्राकृत कर्म व लक्षण। क्षय लक्षण है दौर्बल्य, मुक्षोष, पांडु, सदन, श्रम, क्लैब्य, शुक्र का देश स्त्राव होना, मेड़, वक्षर, वेदना, शुक्र रक्त आदि का आदि। ठीक है। वृद्धि है शुक्र स्मरी, शुक्र अति प्रवर्तिति, स्वप्न दोष, मैथुन की अति इच्छा और शुक्र प्रदोष विकार। उपधातु क्षय वृद्धि के लक्षण। स्तन्य क्षय धातु, स्तमलनता, क्षीरलता, क्षीरानुभूति। वृद्धि के लक्षण स्तनों का विशाल स्थूल होना, बार बार क्षीर प्रवर्तिति, स्तन में पीड़ा, आर्तव, उत्पत्ति, उचित काल में मासिक स्त्राव न होना, अल्प मात्रा में अल्पकाल में लिए स्त्राव होना, योनि प्रदेश में वेदना होना, आतप, अति प्रवर्तिति, अंगमर्द, दौर्बल्य, दाह, पांडु एवं दुर्गंध, कंडरा, सिरा, स्नायु प्रदोष, विकार, स्तंभन, ग्रंथि, स्फोरण, सुक्ति, संकोच, खलनी आदि विकार ये वृद्धि लक्षण है। नेक्स्ट वन देखो क्या है, मलों के क्षय एवं वृद्धि। पुरुष में क्षय लक्षण क्या होते हैं? पुरुष में जो क्षय लक्षण है वो क्या है कि हृदय, पार्श्व व आंत्र में पीड़ा, आंत्र में कुंजन, शब्द के साथ वायु का उद्धव, अध एवं नित्रियक गमन, आदवान, कुक्षी में शूल व भारीपन आदि। ठीक है। वृद्धि का लक्षण है कि आपका कुक्षी, शूल व अटोप, आदमान, कुक्षी में भारीपन, आंत्रों में गुड़गुड़ाहट, शरीर में भारीपन आदि। मूत्र का लक्षण है कि अल्प मूत्रता, बस्ती, तोद, मूत्र कृच्छता, अति तृष्णा। नेक्स्ट वन इज मुक्षुषुकता, उसके बाद है अतिकृष्टा, मुक्षुषुकता, मूत्र वैवर्ण्य आदि। नेक्स्ट वन इज मूत्र अधिक, मूत्र वृद्धि लक्षण है मूत्र अधिक, मूत्र स्त्राव की बार बार प्रवर्तित होना, बस्ती तो होना, अधमान। स्वेद का लक्षण है कि रोमकूप, अवरोध, स्तंभन, रोमकूपता और त्वक रुक्षता, त्वक स्फुटन, स्पर्श ज्ञान, अभाव, रोम प्रवर्तन आदि।
नेक्स्ट वन इज कि वृद्धि लक्षण त्वक दौर्गंध कंडू अति स्वेद। नेक्स्ट वन इज रोमहर्ष आदि। इसके बाद है दोष धातु मल उपधातु के क्षय वृद्धि में प्रयुक्त सामान्य चिकित्सा सूत्र। वृद्ध दोष धातु व मल के हिल्यास होने पर हिल्यास या क्षीण दोष धातु मल को वृद्धि कर एवं आवृत दोषों का आवरण को दूर कर साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करना चाहिए। विषम हेतुओं के त्याग व सम दोषों के निरंतर सेवन से दोष धातु उपधातु व मल प्रविष्टता विषमता को प्राप्त नहीं होता। विषमता को प्राप्त दोष साम्य अवस्था में पहुंचकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में करते हैं। समान गुण धर्म के सेवन से क्षीण गुण धातुओं की वृद्धि एवं विपरीत गुण सेवन से वृद्ध धातु साम्य अवस्था में आती है। वृद्ध पूर्व धातु अपनी अपनी अग्नि अग्रिम धातु को बढ़ाती है। आचार्य सुश्रुत बढ़े हुए दोष धातु एवं मलों को अपने अपने संशोधन संशमन एवं क्षय से अवरुद्ध अनुकूल क्रिया विशेष प्रयुक्त कराना चाहते। दोष धातु मल के क्षय होने पर स्वयं आहार विहार का सेवन करने से साम्य अवस्था में आते। उपधातु क्षय वृद्धि की चिकित्सा स्तन्य उपधातु के क्षय होने पर श्लेष्म प्रवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्तन वृद्धि होने पर श्लेष्म शोधन द्वारा क्षीर निकालना चाहिए। स्तनों पर शोधक द्रव्यों का लेप लगाना चाहिए, लाभप्रद होता है। आतप क्षय होने पर संशोधन कर्म एवं आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। आतप वृद्धि होने पर पित्त का रक्तशामक उपचार करना चाहिए। साथ ही में रक्त स्तंभन चिकित्सा का भी लाभप्रद है। मलों की क्षय वृद्धि की चिकित्सा पुरुष क्षय होने पर स्वर्दो निर्वक व समान गुणधर्मी द्रव्य तथा कुलष्म उष्ण यव शाक धाम्य मल का प्रयोग लाभप्रद होता है। पुरुष वृद्धि की अवस्था में मल विरेचक विबंधर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र क्षय होने पर स्वयं निवर्धक द्रव्य एवं इक्षुरक्ष वारण द्रव्य मधुर अम्ल लवण रस एवं उपक्लंदी द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र वृद्धि की अवस्था में मूत्रल व अधोभाग गमन कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। शोध क्षय की अवस्था में अभ्यंग कर स्वेदन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। शोर वृद्धि होने पर पित्तनाशक द्रव्यों तथा पंच तिक्तग्रत गुगलू को प्रयुक्त करना चाहिए। विभिन्न धातु प्रयोजक विकार एवं चिकित्सा सूत्र। रसज रक्तज रसज देखो क्या है। भोजन में अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्य रसधान्ना होना हिल्यास गौरव तंद्रा अंगमर्द ज्वर तम पांडु स्रोतस अवरोध हृदय रोग क्लैब्य कृशंगता बलि पालित अंगसात ग्लानि अग्निमांद समय दृष्टि दोष रक्तजय कुष्ठ विसर्प पिंडिका रक्तपित्त प्लीहा रोग गुल्म वित्रति कामला नीलिका व्यंग पिलु तिल कालक दुर्दु चमली श्रवत्र पामा कोट नेत्र इंद्र लुप्त वात शोणित अश अभुद्र रक्तमंडल मासज में अधिमास अबुद्ध कीलक गल छुंडी गल चालुका पूती मास अलजी गंड गंड गलमाला अर्श अधिक जिर्वा उपकुष्ठ संगात ओष्ठ प्रकोप उपजीविका आदि। मेदेश में देखो अष्टनिंदित पुष्प प्रमेह के पूर्व रूप मेदुगंधी स्थौल्य और उसके बाद है गलगंड मधुमेह अति स्वेद आलस्य मल आदि के वृद्धि रोग मूत्र संबंधी विकार अस्थि अवध्य अस्थि अधिदंत दत्ता अस्थि भेद दंत शूल अस्थि भेद शूल अस्थि दंती विवणता केश विकार लोम विकार शवतु विदोष हुनक रोग आदि। मज्जा कहते हैं पूर्व रूप श्रम मूर्छा तमोदर्शन पर्व शूल नेत्र विषण विवणता क्लैब अपरहर्ष शुकाश्मरी शुक्र में शुक्र दोष गर्भ स्त्राव गर्भपात अल्पायु विवरता अल्पायु विरूपता आदि। धातु दोष प्रदोषज विकार चिकित्सा सूत्र समस्त रजत विकारों में लंघन दर्शित कराना लाभप्रद होता है। रक्त प्रदोष विकार में रक्त पित्त शामक चिकित्सा विरेचन कर्म रक्त मोक्षण एवं उपवास कराना चाहिए। मांस विकारों में संशोधन पंचकर्म शस्त्र कर्म क्षार कर्म एवं अग्निकर्म कराना चाहिए। मेदज विकार में अपतर्पण कर्षण चिकित्सा स्थौल्य चिकित्सा तथा कफ मेदक कर्म कराना चाहिए। अस्थि प्रदोष विकारों में संपूर्ण पंचकर्म कराकर विशेष तिक्त क्षीर बस्ती एवं तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए। मस्तक प्रदोष विकारों में मधुर तिक्त रस प्रधान अन्नपान व औषधि प्रयोग व्यायाम व्यवहार यवस्था का संशोधन कराना चाहिए। शुक्र प्रदोषित विकारों में उपरोक्त मज्जागत दोषों की ही चिकित्सा लाभप्रद रहती है। दोष समुच्चन का अर्थ होता है अतिव्याप्त होना अर्थात पूर्ण रूपेण एक दूसरे में मिल जाना। जब दोष दूषियों का एक ऐसा संयोग होता है जिनमें एक दूसरे में को वे सर्वथा प्रभावित करते हैं, उनमें संयोग से विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती है, लक्षणों की उत्पत्ति होती है एवं भावी प्रकट होती है। अतः यह व्याधि उत्पत्ति दोष समुच्चन का परिणाम होता है। प्रकोपित दोष का धातु एवं मलों को दूषित कर शरीर के एकांग या सर्वांग में रोग उत्पन्न कर दोष
दूष्य समर्चन कहलाता है। संप्राप्ति निर्माण में सर्वप्रथम दोषों का संचय होता है, तब वे प्रकोपित होते हैं, पश्चात सारे शरीर में प्रसारित होते हैं तथा इन प्रसारण दोषों में स्रोतस को जिन जैसे घाव व गौण्य प्राप्त होते हैं, वह उसी स्थान पर रुककर वहां स्थित दूषियों के साथ मिलकर समूचन करके रोग उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया स्थान संशय अवस्था में प्रयुक्त होती है। समुच्चन में दोष समुच्चन से व्याधि की उत्पत्ति होती है। यह समुच्चन निम्न दो प्रकार का होता है: प्रकृति समवेत या भौतिक समूचन, विकृति विषम संवेत या रासायनिक समूचन। प्रकृति समवेत समूचन ये दोष व दूष दोनों में सहित उक्त प्राकृत व वैकृत लक्षण होते हैं। इनमें दोष दूष एवं स्रोत की दृष्टि का स्पष्ट ज्ञान होता है। इस समूचन में उत्पन्न व्याधि के पूर्व रूप व रूप में विशेषणता नहीं होता, इसे ही दोष दूष की भौतिक समूचन कहते हैं। इस अवस्था में औषधि के रस गुण वीर विकाक में सिद्धांतों के आधार पर ही चिकित्सा की जाती है। इसे दोष प्रयत्निक चिकित्सा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप ज्वर रोग में पित्त वृद्धि रस दृष्टि व रस व स्रोत दृष्टि के लिए ही लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार की समूचन रक्तपित्त वात रक्त कामला अतिसार आदि रोगों में पाई जाती है। विकृति विषम संवेद संबंध, इस प्रकार की समूचन में दोष दूष से भिन्न नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण ना तो दोष के होते हैं और ना ही दूष्य के होते हैं, इसे ही दोष दूष के रासायनिक समूचन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रमेह के प्रत्यामान लक्षण प्रभुता दोष कफ व दूष्य मेद व स्रोतस मेद व स्रोतस की प्रकृति से भिन्न होते हैं। इन्हें विकृति विषम संवेद लक्षण कहते हैं। ऐसी स्थिति में विशेषकर व्याधि प्रयत्निक चिकित्सा की जाती है, जिसे औषधि के प्रभाव से गुण के समझना जा सकता है। ये समूचन ध्वजन व संदिग्धवत रोगों में प्रायशः मिलती है। समूचन गंभीर स्वरूप की होती है, जैसे जलोदर प्रमेह आदि रोग। दोषों का स्थानांतर गमन दोष दूष्य समूचन। समूचन का अर्थ अत्यंत व्याप्त होना, अर्थात पूर्ण रूपेण एक दूसरे में मिल जाना। जब दोष दूषों का ऐसा संयोग होता है जिसमें एक दूसरे को वे सर्वथा प्रभावित करते हैं, उस संयोग से विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होकर लक्षणों की उत्पत्ति होती है एवं व्याधि प्रकट होती है। यह व्याधि उत्पत्ति दोष दूष्य समूचन का ही परिणाम है। प्रकोपित दोष का धातुओं एवं मलों की दूषित कर शरीर में एकांग सर्वांग में रोग उत्पन्न करना दोष दूष्य समूचन कहलाता है। संप्राप्ति निर्माण में सर्वप्रथम दोषों का संचय होता है, तब वे प्रकोपित होते हैं, पश्चात सारे शरीर में प्रसारित होते हैं तथा इन प्रसरणशील दोषों का स्रोतस के जिस स्थान समूचन करके रोग उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया स्थान संशय में उत्पन्न होती है। समुच्चन भेद दो प्रकार के होते हैं: प्रकृति संवेद या भौतिक समूचन और विकृति विषम संवेद या रासायनिक समूचन। प्रकृति संवेद समूचन, इसमें दोष व दूष्य दोनों ही संयत उक्त प्राकृत व वैकृत लक्षण है। इसमें दोष दूष एवं स्रोतस की दृष्टि का स्पष्ट ज्ञान होता है। समूचन से उत्पन्न व्याधि के पूर्व रूप व रूप में विशेष लक्षण अंतर है, इसे ही दोष दूष की भौतिक समूचन कहते हैं। इस अवस्था में औषध के रस गुण वीर विकाक के सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा की जाती है। इसे दोष प्रयत्निक चिकित्सा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप ज्वर रोग में पित्त वृद्धि रस दृष्टि और रक्त रस स्रोत दृष्टि के ही लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार के समूचन रक्तपित्त वात रक्त कामला अतिसार आदि रोगों में पाई जाती है। विकृति विषम संवेद समूचन, इस प्रकार के समूचन में दोष दूषों से भिन्न नए लक्षण उत्पन्न करते हैं। लक्षण ना तो दोष के होते हैं और ना ही दूष्य के, ऐसे ही दोष दूषों के रासायनिक समूचन होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रमेह के प्रयात्मक लक्षण प्रभुता विल मूत्रता दोष कफ व दूष्य मेद व स्रोतस मेद व स्रोतस की प्रकृति से भिन्न होते हैं। इन्हें ही विकृति विषम संवेद लक्षण कहते हैं। ऐसी स्थिति में विशेषकर व्याधि प्रयत्निक चिकित्सा की जाती है, जिसे औषधियों के प्रभाव गुण के समझाया जा सकता है। समूचन तो इंद्रज व सन्निपातज रोगों में प्रायशः मिलती है। समूचन गंभीर स्वरूप की होती है, जैसे जलोदर प्रमेह आदि रोग। दोषों का स्थानांतर गमन, समय प्राकृत अवस्था में स्थित दोष जब वायु की प्रेरणा में अन्य स्थान में चला जाता है, तब वह जिस स्थान में पहुंचता है वहां पहले ही उपस्थित दोष की मात्रा बढ़ा देता है। इसका कारण उस स्थान में इस दोष की वृद्ध अवस्था के लक्षण प्रकट होते हैं, अतः स्थानांतर तक गमन दोषों के द्वारा जो विकार उत्पत्ति होती है उसमें दोष वृद्धि की जाती है। इस प्रकार अन्य स्थानगत समदोषों भी रोग उत्पत्ति होती है। इसे भी आशय अष्कर्ष कहते हैं। जैसे श्लेष्मा के क्षीण होने पर वृद्ध वायु उचित मात्रा व स्थान में स्थित पित्त को उसके स्थान से ग्रहणी से शरीर के जिस जिस स्थान में ले जाता है वह अस्थायी रूप से भेदवनवत पीड़ा दाह श्रम व दुर्बलता सदृश लक्षण पैदा होते हैं। वायु योगवाही होती है, स्त्राव पित्त के साथ मिलता है तथा दाह उत्पन्न करता है, एवं जब कफ के साथ मिलती है तब
शीतलता उत्पन्न करती है। ऐसी अवस्था में कुपित वायु को चिकित्सा के द्वारा स्वस्थान में लाया जाता है। पित्त स्व में ही अपने स्थान में पहुंच जाता है और इस अवस्था में दहा आदि देखकर पित्त शामक विरेचन आदि उपचार करने से लाभ नहीं होता। इसी प्रकार पित्त के क्षीण होने पर जो कुपित वायु को कफ को उसके प्राकृतिक स्थान से खींचकर अन्य स्थानों में ले जाती है तो उस स्थान में वेदना, शीतलता, जकड़ाहट एवं भारीपन का अनुभव होता है। स्थानांतर दोष की चिकित्सा। स्थानांतरगत दोष में बाला अबल देखकर चिकित्सा करनी चाहिए। स्थानांतर गत दोष में स्थानीय दोष की अपेक्षा आगत दोष कम बल वाला हो तो स्थानीय दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि स्थानीय दोष की अपेक्षा आगत दोष बलवान हो तो स्थानीय दोष का विरुद्ध न करते हुए आगत बलवान दोष की ही चिकित्सा करनी चाहिए। प्रायः त्रियक मार्गों में गए हुए दोष दीर्घ काल तक रोगी को करते थे तथा शरीर बल एवं अग्नि बल को जाने हुए धीरे धीरे इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब दोष कोष्ठ से शाखा में आ जाते हैं तब उन्हें स्थानगत दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाकर संशोधन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करें। पित्त स्थानगत वायु का उपचार। पित्त के समान कफ और स्थानगत पित्त का उपचार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आगत दोष का विरोध न करते हुए स्थानिक दोष का प्रतिकार सर्वप्रथम करना चाहिए। कुपित दोष कारण ही भिन्नता में स्थानांतर होकर भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। रोग की प्रकृति, अधिष्ठान एवं समूर्थान विशेष को ठीक ठीक जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। दोषों की विभिन्न गतियां, विभिन्न निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होकर ही व्याधि उत्पन्न होती है। संहिताओं में दोषों के विशिष्ट प्राकृत स्थान बताए गए किंतु साथ ही उन्हें सर्वव्यापी भी माना जाता है। दोष प्राकृत रूप से अपने अपने स्थानीय मार्ग में गति करते हुए प्राकृत क्रियाओं को संपादित करते हैं किंतु जब भी वह गति या स्थान विकृत हो जाते हैं तो वे ही दोष रोगात्मक होते हैं। तथा दोषों की विभिन्न गतियों का ज्ञान स्वस्थ व आतुर होने की शरीर में होना चिकित्सक के लिए अति आवश्यक है। इन गतियों में व्याधियां, निदान, चिकित्सा व साध्यता ज्ञान होता है। दोषों की विभिन्न गतियां निम्न प्रकार की होती है। विभिन्न दोष गति 6 स्थान, वृद्धि, ऊर्ध्व, अध एवं त्रय, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थ, संधि, संशय, प्रकोप, प्रशम, प्राकृत एवं वक्रत। दोषों की गतियां विभिन्न प्रकार के होती हैं और जिनमें तालिका में दर्शाया गया है कि स्वस्थकृत शरीर में दोषों की गतियां प्राकृत दोष गति होती है, आतुर अवस्था में दोष गति, वक्रत दोष गति होती है। विभिन्न प्रकार की दोष गतियों का वर्णन निम्न अनुसार किया गया है। स्थान 6 स्थान, वृद्धि, ऊर्ध्व, अध, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ और अध मतलब नीचे की तरफ, त्रियक मतलब दोनों तरफ गमन, कोष्ठ अभ्यंतर दोष गति मतलब कोष्ठ से शाखा में, शाखा से कोष्ठ में और शाखा कोष्ठ बाहरी रोग दोष गति, अत्यधिक व्यायाम, उष्णता की तीक्ष्णता, कराहार विहार दोष, वृद्धि दोष, विषयन दोष, परिपाक स्त्रोतों, मुख विशोधन, वायु के विग्रह से मर्मस्थि संगति, संधिगत रोग मार्ग गति। इसके बाद है कालाकृत दोष गति, दोष वात में संशय, प्रकोप, पशम। देखो वात में संशय होगा, ग्रीष्म में प्रकोप, वर्षा में और प्रसर शरद में, पित्त में वर्षा, शरद, हेमंत में, कफ, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म में। ठीक है, इसके बाद है प्राकृत वैकृत गति। जो प्राकृतिक गति होगी वो स्वाभाविक होगी और कालाग्रत गति वैकृत होगी। ठीक है, दोषों गतियों का महत्व कुशल चिकित्सक के लिए दोषों के विभिन्न गतियों को जानना चाहिए कि दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। निम्न दृष्टियों से दोष गति जानना चिकित्सक के लिए उपयोगी रहता है। रोग निदान की दृष्टि से इन विभिन्न दोष गतियों का उपाय निदान में होता है। जैसे विषम ज्वर, आरंभक दोष, रस रक्त गत हो तब वे संतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं, वही मांसगत हो तो अनैतिक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। रोगा मार्गगत हो तो इन्हें मार्ग कहते हैं। इन मार्गों में दोषों के संचार की गति कहते हैं। चिकित्सक की गति, दोष गतियों का ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। जैसे कई दोष किसी अन्य दोष के स्थान में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, तब सर्वप्रथम उस स्थान के मूल दोष को इस प्रकार समावस्था में लाना चाहिए कि स्थानस्थ दोष की वृद्धि न होने पाए। यदि कफ पक्वाशय में जाकर रोग उत्पन्न करे तब सर्वप्रथम पक्वाशय में स्थित मूल दोष वायु को जीतने के लिए कफ को न बढ़ाने वाला स्निग्ध स्वेदन, पश्चात कफ शमन के लिए रुक्ष स्वेदन होता है। इसी प्रकार वात दोष यदि अमाशय में जाकर रोग उत्पन्न करता है तो जो कि मूलतः कफ का स्थान है, तब सर्वप्रथम अमाशय के मूल में दोष कफ को रुक्ष स्वेदन करना जीतना चाहिए। पश्चात आगत वात को स्निग्ध स्वेदन द्वारा जीतना चाहिए। साध्यता की दृष्टि से कोष्ठ एवं शाखाओं में दोषों का स्थान संशय होता है, रोग साध्य होता है, किंतु मर्म, अस्थि व संधि में दोषों का स्थान संशय होने से इनमें होने वाले रोग प्रायः असाध्य हो जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका क्या, दोष, दूष, धातु, मल, प्राकृत व वैकृत अवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओज विवेचन। ओज विवेचन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।